हेलो स्टूडेंट, आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आरपीएससी फर्स्ट ईयर के जनरल साइंस के हम अगले टॉपिक के बारे में बात करेंगे और ये जो अगला टॉपिक है आपका है जैव विकास, यानी कि जीवों का विकास किस तरह से हुआ है। और इसी के अंतर्गत हम ये पढ़ेंगे कि पृथ्वी का विकास भी कैसे हुआ है। देखिए, सबसे पहले हम बात करें कि जैव विकास इवोल्यूशन के अंतर्गत हम विकास की प्रक्रियाओं के बारे में पढ़ते हैं। अब विकास किसका, मानव का विकास है या पौधों का विकास है या जंतुओं का विकास है या पृथ्वी का विकास है या ब्रह्मांड का विकास है। देखिए, विकास किसी का भी हो, विकास विकास ही होता है। विकास एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है और जिसमें धीमे परिवर्तन होते हैं जो लंबे समय बाद हमें स्थायी परिवर्तन के रूप में दिखाई देते हैं। तो अगर हम शुरुआत करें जैव विकास के बारे में, तो सबसे पहले यदि हम बात करें ब्रह्मांड की, तो ब्रह्मांड की जो उत्पत्ति हुई है, ब्रह्मांड की उत्पत्ति 13.7 अरब वर्ष पूर्व हुई है। ब्रह्मांड की उत्पत्ति कितने साल पहले हुई है? 13.7 अरब वर्ष पूर्व हुई है। आज भी हम पूरी तरह से ब्रह्मांड को नहीं जानते हैं, लेकिन हमारा जो खोज है, एस्ट्रोनॉजिस्ट जो हैं, एस्ट्रोनॉमी के अंतर्गत हम ब्रह्मांड की जो खोज को हम लगातार करते रहते हैं। और ब्रह्मांड का जो अध्ययन है, ब्रह्मांड का अध्ययन कहलाता है कॉस्मोलॉजी। ब्रह्मांड का अध्ययन हम क्या कहते हैं? इसको कॉस्मोलॉजी, ब्रह्मांड के अध्ययन को कहते हैं। इस ब्रह्मांड में कई सारी आकाशगंगाएं हैं और उन आकाशगंगाओं में सौरमंडल हैं और उस सौरमंडल में हमारा एक सौरमंडल है जिसमें पृथ्वी, जिस ग्रह पर हम रह रहे हैं, वह एक छोटा ग्रह है। तो अगर हम बात करें हमारी पृथ्वी की उत्पत्ति, हमारी पृथ्वी की उत्पत्ति कब हुई है? 4.6 अरब वर्ष पूर्व हुई है। पृथ्वी की उत्पत्ति कब हुई है? 4.6 अरब वर्ष पूर्व पृथ्वी की उत्पत्ति हुई है। इस पृथ्वी पर प्रारंभ में पृथ्वी एक आग का गोला थी और धीरे धीरे पृथ्वी जो है वह ठंडी होती चली गई और उसके बाद पृथ्वी पर पानी आया। पानी ने जहाँ गड्ढे थे वहाँ पर सागर बने और जहाँ उभारनुमा संरचनाएं थी वो पर्वत बने, जहाँ समतल संरचनाएं थी वो क्या बने? मैदान बने। तो पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति का जो क्रम है, उस क्रम को ही हम कहते हैं जैव विकास। यानी जैव विकास की हम परिभाषा लेना चाहें, डेफिनेशन लेना चाहें, तो जीवों के विकास के क्रम को, जीवों के विकास के क्रम को जैव विकास कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको? जैव विकास। यानी जीवों का विकास किस तरह से हुआ है, उस क्रम को हम क्या कहते हैं? जैव विकास कहते हैं। जीवों को विकास के बारे में अलग अलग वैज्ञानिकों ने अलग अलग सिद्धांत दिए हैं। इनमें से कुछ सिद्धांत प्रसिद्ध हैं। तो एक सिद्धांत है ओपेरॉन हाल्डेन थ्योरी। ओपेरॉन हाल्डेन थ्योरी। इन्होंने बताया कि निर्जीव अवस्था से सजीव अवस्था का निर्माण हुआ है और इन्होंने रासायनिक विकास का सिद्धांत दिया। यानी रासायनिक प्रक्रियाओं के द्वारा जीवन का क्या हुआ है? विकास हुआ है। इन्होंने ही सबसे पहले बताया था कि निर्जीव संरचना से सजीव संरचना का क्या हुआ है? विकास हुआ है। हमारे भारत में देखिए एक कहावत है। कहावत क्या है? मुर्गी पहले आई या अंडा पहले आया। ओपेरॉन हाल्डेन थ्योरी इस बात को सिद्ध करती है कि अंडा पहले आया, मुर्गी बाद में आई। क्यों? क्योंकि रासायनिक संरचनाओं से, निर्जीव संरचनाओं से सजीव संरचनाओं का धीरे धीरे क्या हुआ? विकास हुआ। इसके डिटेल में हम बात करेंगे नहीं, क्योंकि डिटेल में बात करेंगे तो वो बायोलॉजी सब्जेक्ट की बात है और वो एक हायर लेवल की बात है, उसको हम जानना नहीं चाहेंगे। बस हम इतना ही समझेंगे कि रासायनिक विकास की सिद्धांत को किसने दिया? और वह दिया ओपेरॉन हाल्डेन थ्योरी। ओपेरॉन व हाल्डेन दो अलग अलग वैज्ञानिक हैं, उन्होंने ये सिद्धांत दिया। तो एक बार हम रिवाइज करते हैं। विकास के चैप्टर में सबसे पहले हमने क्या पढ़ा? ब्रह्मांड की उत्पत्ति कब हुई है? 13.7 अरब वर्ष पूर्व हुई है। और ब्रह्मांड का अध्ययन क्या कहलाता है? कॉस्मोलॉजी कहलाता है। पृथ्वी की उत्पत्ति मोस्ट इंपॉर्टेंट है, परीक्षाओं में पूछ ली जाती है, 4.6 अरब वर्ष पूर्व हुई है। और जीवों के विकास के क्रम को क्या कहा जाता है? जैव विकास। जहाँ पर जीव शब्द से आशय
समस्त पादप और समस्त जंतु जीव कहलाते हैं। तो सभी जीवों का, सभी पादपों का जो विकास हुआ है उसे हम क्या कह रहे हैं? जैव विकास। निर्जीव अवस्था से सजीव अवस्था सजीव अवस्था का विकास हुआ है, एक मान्य सिद्धांत है, ऑपेरॉन हाल्डेन थ्योरी। ऑपेरॉन व हाल्डेन ने इस सिद्धांत को दिया था। रासायनिक विकास इसको कहा जाता है। रासायनिक अवस्थाओं से, रासायनिक प्रक्रियाओं से जैविक अवस्था का क्या हुआ है? विकास हुआ है। आगे हम बात करें विकास के सिद्धांतों में, तो अगर आपसे पेपर में पूछा जाए कि जैव विकास का सिद्धांत किसने दिया है, मान लीजिए क्वेश्चन आ जाए, क्वेश्चन है जैव विकास का सिद्धांत किसने दिया, और ऑप्शन में हो डार्विन, दूसरा हो ऑपेरॉन व हाल्डेन, और तीसरा ऑप्शन हो आपका ह्यूगो डी व्रीज, और चौथा ऑप्शन हो लेमार्क। चौथा ऑप्शन कौन सा हो? लेमार्क। तो इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर होगा लेमार्क। क्या होगा? लेमार्क। ज़्यादातर स्टूडेंट किसको गैस कर रहे होंगे? डार्विन को, क्योंकि ज़्यादातर लोगों ने डार्विन के बारे में ही पढ़ा है। डार्विन क्यों नहीं है? देखिए, विकास के सिद्धांत के बारे में जब चर्चा हो रही थी तो सबसे पहले सही तरीके से कोशिश की थी लेमार्क ने। उससे पहले भी सिद्धांत दिए थे लोगों ने, ऐसी बात नहीं है, पर सही कोशिश जो की थी, कहीं हद तक विकास को समझाने में जो सफल रहा था वह पहला व्यक्ति था लेमार्क। और लेमार्क ने जो सिद्धांत दिया था जैव विकास का सिद्धांत, उस सिद्धांत का नाम है उपार्जित लक्षणों की वंशागति का सिद्धांत। उपार्जित लक्षणों की वंशागति का सिद्धांत। इसी सिद्धांत में इसने यह बताया कि जिराफ की गर्दन का लंबा होना किस तरह से होता है। जिराफ की गर्दन का लंबा होना इसने कैसे बताया कि प्रारंभ में जिराफ था, बकरी जैसा था, तो उसका जो भोजन था, घास था, वो नीचे था, आसानी से उपलब्ध हो जाता था। फिर धीरे धीरे नीचे की घास खत्म हो गई, झाड़ियों को वो खाने लगा, तो अपनी गर्दन से जोर लगाया उसने और ऊपर की ओर झाड़ियों को खाने लगा। फिर झाड़ियाँ भी खत्म हो गई तो लंबे वृक्षों की ओर गर्दन को मतलब लगातार वो खींचने लगा, और खींच के उसके धीरे धीरे गर्दन बड़ी हो गई और वो वृक्षों को खाने लगा। हुआ क्या कि लगातार जब वो कोशिश करता जा रहा था, मतलब उपार्जित यानी ग्रहण करना, किसी लक्षण को जिराफ ने क्या किया? ग्रहण किया। कि वंशागति मतलब कि वो जब लगातार इस तरह से प्रक्रियाएं जिराफ करता जा रहा था तो उसकी आने वाली पीढ़ियों की जो गर्दन भी है वो धीरे धीरे क्या होती चली गई? लंबी होती चली गई। और आज भी वर्तमान में यदि जिराफ जो है वो नया जन्म लेने वाला जो शिशु होता है उसकी गर्दन भी क्या होती है? लंबी होती है। तो इसने सिद्ध किया था और इसके सिद्धांत को कहा जाता है उपार्जित लक्षणों की वंशागति का सिद्धांत। लेकिन इस सिद्धांत के कुछ क्या थे? सीमाएं थी। ये सभी विकास के प्रश्नों का उत्तर देने में असफल रहा। तो पहला ऐसा व्यक्ति जो विकास के सभी प्रश्नों का उत्तर देने में जो सफल रहा था वो था चार्ल्स डार्विन। कौन था? चार्ल्स डार्विन। चार्ल्स डार्विन ने HMS बीगल नामक जहाज पर गैलोपैगस द्वीप की यात्रा की। इस गैलोपैगस द्वीप पर उसने पक्षियों की चोंच का अध्ययन किया, जिन्हें डार्विन फिंच के नाम से जाना जाता है। डार्विन फिंच के नाम से जाना जाता है। और इनका अध्ययन करके इसने प्राकृतिक वर्ण का सिद्धांत दिया। प्राकृतिक वर्ण के सिद्धांत को कहा जाता है नेचुरल सिलेक्शन थ्योरी। यानी इसने कहा, डार्विन ने एक निर्णय निकाला कि
प्रकृति जिस प्रजाति का चयन करती है वह प्रजाति इस पृथ्वी पर जनन द्वारा अपनी जनसंख्या में लगातार वृद्धि करती चली जाती है, और जिस प्रजाति का चयन नहीं करती प्रकृति वह धीरे धीरे अपने संसाधनों के लिए प्रतिस्पर्धा करते हुए किसी अन्य जाति द्वारा उसके संसाधनों का उपभोग कर लेने के कारण वह इस पृथ्वी से धीरे धीरे क्या हो जाती है, नष्ट होती चली जाती है। इसीलिए डार्विन के सिद्धांत को क्या नाम दिया जाता है, प्राकृतिक वर्ण का सिद्धांत। और इसी सिद्धांत में नाम दिया इसने फिटेस्ट टू फाइटेस्ट, फिटेस्ट टू फाइटेस्ट। देखिए फिटेस्ट टू फाइटेस्ट को कहा जाता है योग्यतम की उत्तरजीविता। क्या कहा जाता है, योग्यतम की उत्तरजीविता। तो प्राकृतिक वर्ण सिद्धांत को ही कहा जाता है योग्यतम की उत्तरजीविता। इसका अर्थ यह होता है जो योग्य है वह जीवित रहेगा और जो योग्य नहीं है वह जीवित नहीं रहेगा। इस बात से यह सिद्ध होता है कि प्रकृति ने उसी प्रजाति का चयन किया होगा जो योग्य थी और जो योग्य नहीं थी। अब योग्य किस आधार पर योग्य, प्रतिस्पर्धा में जो जीत जाएगा। प्रतिस्पर्धा किसके लिए, भोजन संसाधनों के लिए, खाद्य संसाधनों के लिए प्रतिस्पर्धा होती है। तो जो प्रजाति जीत जाती है वही आगे जाकर क्या हो जाती है, वृद्धि करती है, उसकी जनसंख्या में लगातार क्या होती है, वृद्धि होती है। और जनसंख्या में वृद्धि होने के कारण वह पृथ्वी पर वह प्रजाति क्या हो जाती है, दिखाई देती है। कुछ प्राकृतिक परिवर्तनों को यदि जो जाति सहन कर लेती है वही प्रतिस्पर्धा कर पाती है, कई जातियां प्राकृतिक परिवर्तनों को सहन नहीं कर पाती। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं कहूँ कि बहुत सालों पहले डायनासोर इस पृथ्वी पर रहा करते थे, लेकिन धीरे धीरे प्राकृतिक संरचना में परिवर्तन हुआ, प्राकृतिक वातावरण में परिवर्तन हुआ, जो डायनासोर उसको सहन नहीं कर पाए और पृथ्वी के उथल पुथल के कारण वो पृथ्वी के अंदर क्या हो गए, भूगर्भ में दब गए। तो आज डायनासोर की जो प्रजाति है इस पृथ्वी पर नहीं पाई जाती। वे सभी प्रजातियां पाई जाती हैं जो इस एनवायरनमेंट को क्या कर सकती हैं, सहन कर सकती हैं। तो यानी प्रकृति जिस प्रजाति का चयन करती है वह प्रजाति इस पृथ्वी पर पाई जाती है, और जिस प्रजाति का चयन नहीं करती प्रकृति वह प्रजाति जो है इस पृथ्वी पर नहीं पाई जाती। तो लेमार्क के सिद्धांत को क्या कहा जाता है, उपार्जित लक्षणों की वंशागति का सिद्धांत। और डार्विन के सिद्धांत को क्या कहा जाता है, योग्यतम की उत्तरजीविता का सिद्धांत, प्राकृतिक वर्ण का सिद्धांत, नेचुरल सिलेक्शन थ्योरी या फिटेस्ट टू फाइटेस्ट थ्योरी। और डार्विन ने HMS बीगल नामक जहाज से गैलोपैगस द्वीप की क्या की थी, यात्रा की थी, पक्षियों की चोंच का अध्ययन किया, जिसे क्या नाम दिया जाता है, डार्विन फिंच नाम दिया जाता है। तो कुछ 3 प्रमुख सिद्धांत है जो आपसे पेपर में पूछे जा सकते हैं। एक तो ओपेरॉन हाल्डेन थ्योरी, यह सिद्ध करती है निर्जीव संरचनाओं से सजीव संरचनाओं का विकास हुआ है। दूसरा आपसे लेमार्क थ्योरी पूछी जा सकती है, और तीसरा आपसे पूछी जा सकती है आपसे डार्विन का सिद्धांत क्या है। डार्विन का सिद्धांत है नेचुरल सिलेक्शन थ्योरी। तो ये आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। अब हम बात करते हैं जैव विकास के बारे में कि नई प्रजाति की उत्पत्ति किस आधार पर होती है। ऐसा कौन सा आधार है जिसके कारण नई प्रजाति की उत्पत्ति होती है, क्योंकि विकास में हम यही तो पढ़ते हैं, नई संरचनाएं, नई प्रजातियों की उत्पत्ति किस आधार पर होती है। अगला टॉपिक है नई प्रजातियों की उत्पत्ति के कारण। क्या कारण रहा है कि नई प्रजातियों की उत्पत्ति हुई है। पहला कारण है उत्परिवर्तन। पहला कारण क्या है, उत्परिवर्तन। उत्परिवर्तन को म्यूटेशन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, म्यूटेशन। म्यूटेशन क्या है, देखिए म्यूटेशन होता है अचानक होने वाला परिवर्तन। अब वो शरीर के अंदर किसी भी तरह का अचानक होने वाला परिवर्तन क्या कहलाता है, म्यूटेशन कहलाता है। और उत्परिवर्तन का सिद्धांत दिया था ह्यूगो डी ब्रिज ने। ह्यूगो डी व्रीज ने उत्परिवर्तन का क्या दिया था, सिद्धांत दिया था। इन्होंने एक प्लांट होता है मिराबिलिस जलापा, गुलाबांस उसको कहते हैं, इसी को 4 o'clock प्लांट कहते हैं। इस पर इन्होंने उत्परिवर्तन का सिद्धांत दिया और इस सिद्धांत के अनुसार बताया कि अचानक यदि कोई परिवर्तन होगा तो वह उस परिवर्तन के आधार पर नई प्रजाति का क्या होगा, जन्म होगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम कहें कि गेहूं की अलग अलग प्रजातियां उसी कारण से बनी होंगी जिसमें उत्परिवर्तन हुआ होगा। सभी मनुष्य एक जैसे नहीं होते, सभी मानव प्रजातियां भी एक जैसी नहीं होती। अमेरिका में रहने वाले लोग
ऑस्ट्रेलिया में रहने वाले लोग, अफ्रीका में रहने वाले लोग, चाइना में रहने वाले लोग, रसिया में रहने वाले लोग, भारत में रहने वाले लोग, इनकी कुछ जीनी संरचना में परिवर्तन हुआ होगा और उस परिवर्तन से उनके शारीरिक संरचना में भी बदलाव हुआ, जिसके कारण अलग अलग जाति जैसे नीग्रो जाति बनी, ठीक है, जो श्वेत जाति है, यानी अंग्रेज़ों को श्वेत कहा जाता है, भारतीयों का गेहुआ रंग होता है, और चाइना में रहने वाले लोग, जापान में रहने वाले लोगों की जो आंखें हैं वो छोटी होती हैं। तो ये सब परिवर्तन जो नई जातियों का जो विकास हुआ है मानव के अंतर्गत, वह भी किसके कारण हुआ है? उत्परिवर्तन के कारण हुआ है। तो उत्परिवर्तन, अचानक होने वाला परिवर्तन, उसे हम क्या बोलते हैं? म्यूटेशन। और उत्परिवर्तन के बारे में किसने बताया था? ह्यूगो डी ब्रिज ने। एक तो उत्परिवर्तन के कारण जो है वो नई प्रजाति की उत्पत्ति होती है। दूसरा क्या कारण है? आनुवांशिक विचलन। आनुवांशिक विचलन। देखिए, मान लीजिए कि कोई एक जाति है और वह पूरी की पूरी जाति किसी दूसरे स्थान पर जाकर रहने लग जाए, तो वह जाति तभी जीवित रह सकती है जब उस स्थान के वातावरण को क्या कर ले? वो सहन कर ले। और उस स्थान के वातावरण को सहन करने के लिए उसको अपनी जीनी संरचना में क्या करना होगा? परिवर्तन करना होगा। और इसी जीनी संरचना में परिवर्तन को क्या कहा जाता है? आनुवांशिक विचलन, जेनेटिक ड्रिफ्ट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जेनेटिक ड्रिफ्ट, आनुवांशिक विचलन या जेनेटिक वेरिएशंस, इसको हम नाम देते हैं। अगर हम बात करें कि और किस तरह से उत्परिवर्तन होता है? जीन प्रवाह। यदि मानव की जीन संरचना में परिवर्तन हो जाए, किसी भी पादप की जीन संरचना में परिवर्तन हो जाए, क्योंकि आनुवंशिकता की जो इकाई होती है वो क्या होती है? जीन होती है। पहले क्या मानते थे? गुणसूत्र मानते थे, लेकिन वर्तमान में क्या मानते हैं? जीन आनुवंशिकता की इकाई को मानते हैं। यदि किसी पादप में, किसी जंतु में उसकी जीन संरचना में क्या हो जाए? परिवर्तन हो जाए, तो नई जाति का क्या हो जाएगा? विकास हो जाएगा। और नई जाति का विकास किस तरह से होता है? प्राकृतिक वर्ण यानी नेचुरल सिलेक्शन। यदि प्रकृति किसी प्रजाति को सेलेक्ट कर ले तो नई प्रजाति का क्या हो जाता है? विकास हो जाता है। और लेकिन सेलेक्ट करने का कारण ये रहेगा कि उस प्रजाति में ये गुण होने चाहिए कि वो उस वातावरण को, उस प्रक्रिया को वो क्या करने में, सहन करने में क्या होनी चाहिए? सक्षम होनी चाहिए। अगर प्रकृति जो है वो उस वातावरण के सक्षम वाली जो प्रजाति है उसको यदि सहन करने योग्य अगर चयन करती है तो उस प्रजाति की जनसंख्या में क्या हो जाती है? लगातार वृद्धि होती है। और नई जाति का ई माइग्रेशन यानी कि कोई प्रजाति किसी हमारे आवास में आकर रहने लग जाए तो नई जाति का उद्भव होगा। और इमाइग्रेशन, हमारे यहाँ की प्रजाति दूसरे आवास में रहने लग जाए तो भी नई जाति का क्या होगा? विकास होगा। नई जाति क्या होगी? निर्मित होगी। ठीक है, तो इस तरह से नई जातियों के विकसित होने का कारण होता है उत्परिवर्तन, आनुवंशिक विचलन, जीन प्रवाह, प्राकृतिक वर्ण और आप्रवासन और उत्प्रवासन। यानी कि कोई भी जाति हमारे आवास में आकर रहने लग जाए या हमारे आवास की जातियां दूसरे आवास में जाकर रहने लग जाएं तो नई जातियों का क्या हो जाता है? विकास हो जाता है। तो प्रमुख ये 5 कारण थे जिसके कारण नई जातियां क्या होती हैं? उत्पन्न होती हैं। अब हम बात करते हैं कि जैव विकास के अंतर्गत विकास के कारणों के बारे में हम 2 प्रमुख साधनों के बारे में हम बात करेंगे। पहला है, जैसे मैंने अभी बताया था कि मान लीजिए एक आवास है, एक आवास है और एक दूसरा आवास है। इस आवास में प्रजातियां, अलग अलग प्रजातियां आकर रहने लग गईं। ए स्पीसीज, बी स्पीसीज, सी स्पीसीज, डी स्पीसीज, ई स्पीसीज एक ही आवास में रहने लग गई। तो इनके अंदर जो अंगों का विकास होगा, अंगों का विकास होगा, सभी के अंदर एक जैसा विकास होगा, ऐसे अंगों को कहा जाता है समवृत्ति अंग। क्या बोलते हैं इनको? समवृत्ति अंग, एनालोगस ऑर्गन्स, समवृत्ति अंग कहते हैं।
यानी समवृत्ति अंग क्या है, अलग अलग प्रजातियां थी लेकिन एक आवास में रहने लग गईं और उस आवास में आकर कार्य वह समान करेंगी क्योंकि उस आवास में उनको जीवन जीना है। तो ऐसे अंगों को कहा जाता है समवृत्ति अंग, और समवृत्ति अंग को एनालॉगस ऑर्गन कहा जाता है। जैसे कि इनकी उत्पत्ति क्या है, उत्पत्ति है असमान, लेकिन कार्य इनका क्या होता है, समान होता है। एग्जाम्पल में जानना चाहूं तो चमगादड़ के पंख उड़ने में काम आते हैं, पक्षियों के पंख उड़ने में काम आते हैं, पक्षियों के पंख उड़ने में काम आते हैं, चमगादड़ के पंख उड़ने में काम आते हैं, और कीटों के पंख उड़ने में काम आते हैं, लेकिन इनकी उत्पत्ति क्या होती है, अलग अलग होती है। कैसे, देखो चमगादड़ के पंख उनके जो उड़ने में काम आ रहा है उसका त्वचा होती है, पक्षियों के पंख अगले पैर होते हैं, अग्रपाद होते हैं, और जबकि कीटों के पंख जो होते हैं वो वास्तविक पंख होते हैं जो उड़ने में क्या होते हैं, काम आते हैं। दूसरा एग्जाम्पल अगर लेना चाहें समवृत्ति अंगों का, यानी कार्य समान है लेकिन उनकी उत्पत्ति क्या है, अलग अलग। जैसे मनुष्य का हाथ और हाथी की सूंड, मनुष्य का हाथ और हाथी की सूंड। देखिए हम अपने हाथों से एक वस्तु को एक स्थान से दूसरे स्थान पर रख देते हैं, और हाथी भी अपनी सूंड की सहायता से किसी भी वस्तु को एक स्थान से दूसरे स्थान पर रख देता है। लेकिन हाथी की सूंड उसकी नाक है और हमारे जो हाथ हैं वो अग्रपाद हैं, यानी आगे के पैर हैं। तो हमारे इनकी उत्पत्ति क्या है, अलग अलग, लेकिन कार्य क्या है, समान है। अगर हम बात करें, अगला एग्जाम्पल लेना चाहें आलू व शकरकंद, ध्यान दीजिए दोनों ही स्टार्च का संग्रह करते हैं। आलू व शकरकंद क्या करते हैं, दोनों ही स्टार्च का संग्रह करते हैं, लेकिन आलू क्या है, तना है, और शकरकंद क्या है, जड़ है। तो इनकी उत्पत्ति क्या है, अलग अलग है, लेकिन कार्य क्या है, समान है। जरा ध्यान दो, विकास के क्रम में यदि अलग अलग आवास में रहने वाली जातियां एक ही जगह पर रहने लग जाएं तो वो एक जैसा कार्य करती हैं, और ऐसे अंगों को कहा जाता है समवृत्ति अंग और एनालॉगस ऑर्गन कहा जाता है। एक ही जगह पर आकर विकास हुआ है, इसीलिए इसको कहा जाता है अभिसारी विकास। क्या कहा जाता है, अभिसारी विकास, जिसे हम बोलते हैं कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, समवृत्ति अंग कन्वर्जेंट इवोल्यूशन अभिसारी विकास का उदाहरण है। किसका उदाहरण है, अभिसारी विकास का उदाहरण है। इसके जस्ट विपरीत स्थिति कि एक आवास में रहने वाली जातियां ए जाति, बी जाति, सी जाति, डी जाति और ई जाति अलग अलग आवास में जाकर रहने लग जाएं, अलग अलग आवास में जाकर रहने लग जाएं, तो उनके कार्य भी क्या होंगे, उस वातावरण के अनुसार होंगे। अर्थात वह उत्पत्ति में तो समान है लेकिन कार्य में क्या है, अलग अलग हैं। और ऐसे अंगों का विकास जो होता है, उन अंगों को कहा जाता है समजात अंग। क्या बोला जाता है उनको, समजात अंग, होमोलोगस ऑर्गन्स, समजात अंग, जो उत्पत्ति में तो क्या है, उत्पत्ति में समान है लेकिन कार्य में क्या है, अलग अलग। कार्य में क्या होते हैं, ये अलग अलग होते हैं। होमोलोगस ऑर्गन उत्पत्ति में समान होते हैं लेकिन कार्य में क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। इसके उदाहरण हम क्या देख सकते हैं, देखिए इसका एग्जाम्पल है मनुष्य के हाथ, मछली के पंख अग्रपाद के उदाहरण है। मनुष्य का हाथ भी अग्रपाद का उदाहरण है, लेकिन मनुष्य का हाथ विभिन्न कार्य करने के लिए काम में आता है, और मछली के जो पंख है वो किस में काम आते हैं, तैरने में काम आते हैं। चमगादड़ के पंख ये किस में काम आते हैं,
ये देखो अग्रपाद है, तीनों ही अग्रपाद हैं। मनुष्य के हाथ अलग अलग काम करने में काम आते हैं, मछली के पंख तैरने में काम आते हैं, और चमगादड़ के पंख उड़ने में काम आते हैं। किसमें काम आते हैं? उड़ने में। उत्पत्ति में समान लेकिन कार्य में अलग अलग। ऐसे अंगों को कहा जाता है होमोलोगस ऑर्गन्स, समजात अंग। क्या कहा जाता है? समजात अंग। अगर हम बात करें बोगनविलिया के कांटे, बोगनविलिया के कांटे और बेल के प्रतान। बोगनविलिया के कांटे, बोगनविलिया के कांटे ये सुरक्षा का काम करते हैं, और अन्य पौधों के प्रतान। प्रतान मतलब स्प्रिंग नुमा संरचना होती है। जैसे बेल जो होती है, बेल आपने देखा होगा, उसमें छोटी छोटी स्प्रिंग नुमा संरचनाएं होती हैं। ये स्प्रिंग नुमा संरचनाएं किसी आधार से लिपटकर उस बेल को ऊपर चढ़ाने में क्या करती है? मदद करती हैं। तो इनका कार्य क्या हो गया? अलग अलग, लेकिन उत्पत्ति इनकी क्या होती है? समान होती है। तो बोगनविलिया के कांटे और अन्य पौधों के जो प्रतान होते हैं वह सब क्या होते हैं? कार्य उत्पत्ति में तो समान होते हैं, लेकिन ये कार्य में क्या होते हैं? अलग अलग होते हैं। अगर हम और बात करें तो आलू, अदरक, हल्दी, गाजर, मूली और चुकंदर। आलू, अदरक, हल्दी, गाजर, मूली और चुकंदर, ये सब क्या हैं? भूमिगत संरचनाएं हैं। आलू, अदरक, हल्दी ये क्या होते हैं? भूमिगत संरचनाएं होती हैं, लेकिन इनके उपयोग क्या हैं? अलग अलग हैं। आलू का उपयोग अलग है, अदरक का उपयोग अलग है और हल्दी का उपयोग अलग है। तीनों क्या हैं? उदाहरण हैं समान उत्पत्ति के, लेकिन उपयोग इनके अलग अलग हैं। तो इनके जो कार्य हैं वो क्या है? इनके अलग अलग होने के कारण इनको किसके अंतर्गत रखा जाता है? समजात अंग, होमोलोगस अंगों के अंतर्गत रखा जाता है। अगर हम विकास करेंगे, किस तरह का विकास है, तो देखिए एक जगह रहने वाली जातियां अलग अलग जगह पर जाकर रहने लग गई। तो ऐसे विकास को कहा जाता है अपसारी विकास। क्या नाम दिया जाता है इसको? अपसारी विकास। और अपसारी विकास को हम बोलते हैं डाइवर्जेंट इवोल्यूशन। क्या नाम देते हैं इसको हम? डाइवर्जेंट इवोल्यूशन। अपसारी विकास इसको कहा जाता है। तो अपसारी विकास का उदाहरण होता है समजात अंग। अभिसारी विकास का उदाहरण होता है समवृत्ति अंग। यानी कन्वर्जेंट एवोल्यूशन का एग्जाम्पल है एनालॉगस ऑर्गन्स, और डाइवर्जेंट एवोल्यूशन का उदाहरण होता है होमोलोगस ऑर्गन्स। और इनके उदाहरण जो है मैंने आपको लिख दिए हैं, आपको ये धीरे धीरे क्या हो जाएंगे? पता चल जाएगा। अब हम बात करते हैं, देखिए मैंने अभी एक चर्चा की थी कि प्रारंभ में पृथ्वी पर डायनासोर थे, लेकिन पृथ्वी के उथल पुथल के कारण वह जमीन के अंदर दब गए, और प्रारंभ में बड़े बड़े वृक्ष भी हुआ करते थे, उसी उथल पुथल के कारण वह जमीन में दब गए। तो लंबे समय तक जमीन में दबने के कारण जीवाश्मीय प्रक्रिया हुई। यानी जीवाश्मीय प्रक्रिया लंबे समय तक, प्रारंभ में यानी बड़े बड़े जो जंतु थे, बड़े बड़े पौधे थे, वो पृथ्वी की उथल पुथल के कारण पृथ्वी के अंदर क्या हो गए? दब गए। और जीवाश्मीकरण प्रक्रिया के द्वारा वर्तमान में वह पेट्रोल व डीजल का क्या बने? स्वरूप बने। तो ऐसी विज्ञान जिसमें जीवाश्मों का अध्ययन किया जाता है, उस विज्ञान को कहा जाता है जीवाश्म विज्ञान, पैलियोबॉटनी। क्या नाम दिया जाता है? पैलियोबॉटनी। पैलियोबॉटनी के अंतर्गत क्या है? जीवाश्म का अध्ययन। क्या कहलाता है? जीवाश्म का अध्ययन। स्टडी ऑफ फॉसिल्स, स्टडी ऑफ फॉसिल्स, जीवाश्म के अध्ययन को क्या बोलते हैं? जीवाश्म विज्ञान। जीवाश्म क्या है? जीव का अवशेष। जीव का अवशेष कैसे बना? कि बड़े बड़े पौधे और बड़े बड़े वृक्ष जब पृथ्वी को उथल पुथल के कारण पृथ्वी में दबे, तो जो भाग उनका कोमल था वह तरल अवस्था में बदल गया, जिसका स्वरूप हम आज पेट्रोल व डीजल के रूप में देख रहे हैं। और जो भाग उनका कठोर था, उनके अवशेष उन्होंने उन चट्टानों में जो दबे, उन चट्टानों में अपने कुछ निशान छोड़े, और निशानों को ही कहा जाता है जीवाश्म, जिनका अध्ययन करके हम पता लगा सकते हैं कि पहले कौन कौन से जीव हमारे पृथ्वी पर रहा करते थे और किस तरह से जीव हमारे पृथ्वी पर रहे होंगे। बड़े बड़े डायनासोर किस तरह के स्वरूप के रहे होंगे, उनकी संरचनाओं का, आकृतियों का अध्ययन करते हैं। और जीवाश्मों की पता लगाने वाली जो प्रणाली होती है वह बोलते हैं कार्बन डेटिंग प्रणाली, कि वह कितना पुराना जीवाश्म है। कार्बन डेटिंग प्रणाली के माध्यम से हम यह पता करते हैं, जिसमें कार्बन का 14 C14 समस्थानिक का उपयोग किया जाता है। किसका उपयोग किया जाता है? C14 समस्थानिक का उपयोग किया जाता है। नॉर्मली पेपर में यह प्रश्न पूछा जाता है
कि किस विधि के द्वारा, किस रासायनिक विधि के द्वारा हम किसी जीवाश्म की आयु का पता लगाते हैं, तो वह है C14 कार्बन डेटिंग प्रणाली। क्या है? C14 कार्बन डेटिंग प्रणाली के माध्यम से हम किसी भी जीवाश्म की आयु का क्या लगा सकते हैं? पता लगा सकते हैं। तो जीवाश्मों का अध्ययन कहलाता है पैलियोबॉटनी। क्या कहलाता है? पैलियोबॉटनी। तो इस तरह से हमने कुछ जीवाश्म के बारे में पढ़ा। अब हम पढ़ते हैं कि जैव विकास जब हुआ होगा तो कौन कौन सी संरचनाएं मध्य में बनी होंगी, और उनको कहा जाता है योजक कड़ी। क्या कहा जाता है? योजक कड़ी। कि कौन सी संरचनाएं मध्य में बनी विकास के दौरान। अभी अभी हमने पढ़ा कि निर्जीव अवस्था से सजीव अवस्था का विकास हुआ है। तो सजीव व निर्जीव के बीच की योजक कड़ी है वह क्या है? वायरस। क्या है? वायरस। वायरस न तो सजीव है और ना ही क्या है? निर्जीव है। यदि किसी सजीव के अंतर्गत आता है तो वह एक्टिवेट अवस्था में आ जाता है, तो वह क्या है? सजीव है। और यदि बाहर है तो वायरस क्या रहता है? निष्क्रिय रहता है, निर्जीव की तरह व्यवहार करता है। तो वायरस सजीव और निर्जीव के बीच की क्या है? योजक कड़ी है। अगर हम बात करें पादप व जंतुओं के बीच की योजक कड़ी, पादप व जंतुओं के बीच की योजक कड़ी, एक जीव है युगलीना। युगलीना पादप व जंतुओं के बीच की योजक कड़ी है, क्योंकि युगलीना में पौधे जैसे लक्षण भी पाए जाते हैं। वह अपने भोजन का निर्माण कर सकता है और जंतुओं की तरह वह व्यवहार करता है, तो इसीलिए युगलीना को पादप व जंतुओं के बीच की योजक कड़ी कहा जाता है। अगर हम बात करें पक्षी व सरीसृप के बीच की योजक कड़ी है आर्कियोप्टेरिक्स। आर्कियोप्टेरिक्स एक पक्षी की प्रजाति है जो ये बताती है कि सरीसृपों से पक्षियों का विकास हुआ है। किससे? सरीसृपों से पक्षियों का क्या हुआ है? विकास हुआ है। सरीसृपों से स्तनधारियों का विकास हुआ है, इस बात को बताती है प्लेटिपस सरीसृप व स्तनधारी के बीच की योजक कड़ी है। प्लेटिपस किसके? सरीसृप और स्तनधारी के बीच की क्या है? योजक कड़ी है। अगर हम बात करें नियोपिलाइना मोलस्का व आर्थ्रोपोडा के बीच की योजक कड़ी है। आर्थ्रोपोडा के बीच की योजक कड़ी है नियोपिलाइना मोलस्का व आर्थ्रोपोडा के बीच की योजक कड़ी है। पेरिपेटस एनेलिडा ये डायरेक्ट नॉर्मली क्वेश्चन पूछे जाते हैं, व आर्थ्रोपोडा के बीच की योजक कड़ी है। पेरिपेटस एनेलिडा व आर्थ्रोपोडा के बीच की योजक कड़ी है। तो दोस्तों इस तरह से हमने बात की जैव विकास के बारे में। अब जैव विकास से संबंधित आपका कोई भी प्रश्न यदि परीक्षा में आएगा तो वो आपसे गलत नहीं होगा। वो विकास के सिद्धांत पूछता है, क्या कारण है, एनालॉगस। सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वो विकास के सिद्धांत का नाम पूछेगा, डार्विन के बारे में पूछ लेगा। डार्विन के बारे में एक बात और बताना चाहूँ कि डार्विन ने और माल्थस ने जनसंख्या के ऊपर लेख लिखे थे, जब जो लेख लिखे थे वो लगभग वही उसी परिणाम पर आधारित थे। माल्थस ने उससे पहले लिखा था और डार्विन ने अपने डार्विन फिंचर्स का अध्ययन करके वो लेख लिखे थे, तो वो दोनों जो लेख थे वो लगभग बराबर थे। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जनसंख्या के ऊपर लेख किसने लिखे थे? डार्विन ने भी लिखे थे और माल्थस ने भी लिखे थे। पहले माल्थस ने लिखा था, उसके बाद डार्विन ने लिखा था। फिर आपसे समवर्ती अंग समजात अंगों के बारे में पूछा जा सकता है, और जीवाश्मों के बारे में, जीवाश्म विज्ञान के बारे में पूछा जा सकता है, और आपसे पूछा जा सकता है कि हम जीवाश्म की आयु का किस विधि के द्वारा पता लगाते हैं, तो वह कार्बन डेटिंग प्रणाली के द्वारा हम पता लगाते हैं। इस तरह से जैव विकास से संबंधित आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो आरपीएससी जो फर्स्ट ग्रेड का जो जैव विकास वाला टॉपिक है वह समाप्त हुआ। आशा करता हूं कि ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा। आपको ये क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताओ, और कोई स्टूडेंट यदि इस चैनल को पहली बार देख रहा है तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो। देखिए जनरल साइंस की क्लास है, ये केवल आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड के लिए ही उपयोगी नहीं है। यदि आप किसी भी कोई भी एग्जाम दे रहे हो जनरल साइंस का, उस एग्जाम के लिए भी बहुत ज़्यादा उपयोगी है। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि कोई भी स्टूडेंट जनरल साइंस की तैयारी कर रहा है तो वो भी इस क्लास को देख सकता है। नमस्कार, धन्यवाद।